हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक अनगिनत संख्या में, मैंने आपको बताया भी था कि प्रयोगशाला में अब तक 1,70,00,000 के आसपास कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हो चुका है और ऐसे प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद ही हैं। तो ऐसे अनगिनत कार्बनिक यौगिकों का आप अलग अलग अध्ययन करना शुरू करोगे तो खत्म नहीं होगा, आप अध्ययन करते रह जाओगे, आप खत्म हो जाओगे लेकिन इसका अध्ययन खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें इसका वर्गीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये अनंत संख्या में है, अनगिनत संख्या में है, तो इसलिए इनका वर्गीकरण करना हमें आवश्यक हो जाता है। तो सबसे साधारण अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें, साधारण कार्बनिक यौगिक की बात करें तो साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का ही हम लोग विभाजन करके देखते हैं। चलिए हाइड्रोकार्बन का हम लोग वर्गीकरण करके देखेंगे। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन? तो होता है पहला एलिफैटिक, दूसरा होता है आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है, और तीसरा होता है एरोमेटिक। अच्छा, एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनके प्रकार में। ये होता है एल्कीन और दूसरा हो जाएगा एसिटिलीन या एल्काइन भी इसे कह सकते हैं, एल्काइन।
ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो पता चल गया। हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन वाले जो यौगिक होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से वह बना होता है। ठीक है, और इसके बाद ये 3 प्रकार के हो गए। और एलिफैटिक में 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन मिल गया। समझ गए। अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण उनके क्रियाशील मूलक के आधार पर भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्रियाशील मूलक क्या होता है। मैंने अभी बोला ना कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियाशील मूलक के आधार या क्रियाशील समूह के आधार पर भी किया जाता है। क्रियाशील मूलक कहिए या फिर समूह कहिए। ठीक, तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह के आधार पर भी करते हैं। तो ये होता क्या है क्रियाशील समूह? देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक कार्बनिक यौगिक CH3OH। ठीक है, तो ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 भाग हैं। कार्बनिक यौगिक के अणु में सामान्यतः 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसमें पहला भाग ये जो देख रहे हैं और दूसरा भाग ये जो देख रहे हैं। ठीक है, और इसका जो गुण होगा, रासायनिक गुण जो होगा, इन दोनों भागों में से किसी एक भाग पर निर्भर करता है। और ये वो भाग है OH। ठीक है, और इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह कहेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा? क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह कहिए या मूलक कहिए, इसको अक्रियाशील है ना। यानी कि ये हम लोग जो देख रहे हैं यौगिक, इसका रासायनिक गुण इस OH पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह क्रियाशील समूह है। और ये जो CH3 है अक्रियाशील समूह है। अक्रियाशील समूह है। अक्रियाशील समूह है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे आपने अभी देखा, इसे हम लोग CH3OH जो देख रहे हैं, इसे मेथिल अल्कोहल कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल। तो इसमें OH के कारण ही इसका नाम मेथिल अल्कोहल पड़ रहा है। ये OH के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका नाम और रासायनिक गुण। नाम तो रासायनिक गुण के आधार पर ही ना रखा जाता है। तो ये आपका मेथिल अल्कोहल है। और इसमें ये जो है यहाँ पर अभिक्रिया ये जो देख रहे हैं, इसमें ये जो यौगिक देख रहे हैं, इसमें अक्रियाशील जो समूह है, ये जो CH3 देख रहे हैं, यह क्या कहलाएगा? मेथिल समूह कहलाएगा। और ये हाइड्रोक्सिल समूह कहलाएगा। तो यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? यही आपका क्रियाशील समूह है। समझे ना। ये अगर हम लोग OH हटाकर आप लिख रहे हैं CH3COOH, तो यह आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। देखिए ना, तो यही ना आपका क्रियाशील समूह है। इसके हटते ही, इसके जगह पे यह आ गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका एसिटिक एसिड हो गया।
ये पहले अल्कोहल था, अब ये एसिड में बदल गया। ठीक है, तो यही आपके क्रियाशील समूह होते हैं। इसी के ऊपर रासायनिक गुण निर्भर करता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का। तो चलिए हम लोग कुछ क्रियाशील समूहों के बारे में देख लेते हैं, उनको याद रखेंगे कि ये कौन से क्रियाशील समूह हैं। ठीक है, और उनके लिए मैं उसका संकेत भी दर्शा दूंगा। जहां भी देखेंगे जैसे OH लगा है तो ये अल्कोहल समूह हो गया, COOH लगा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका एसिड के रूप में बन जा रहा है, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, चलिए तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो ऐसा लंबा सा चार्ट बना लेते हैं यहाँ नीचे तक। चलिए ठीक, और मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ। मैं क्रियाशील समूह लिखूँगा और उस कार्बनिक यौगिक का नाम भी लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसमें मैं यहाँ पे दर्शाऊँगा उसके सूत्र को, संरचना को, नाम को, और वह किस वर्ग का है ये भी बताऊँगा। चलिए, तो इस तरह से मैं पहले चार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, आप चार्ट हमारा बन गया। मैं लिख देता हूँ क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। ठीक है, क्रियाशील समूह, और यहाँ पे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं उसका सूत्र, यहाँ संरचना, संरचना, नाम, और यहाँ पे वर्ग ले लेते हैं। ठीक, पहला हम लोग लेते हैं सूत्र OH। तो मैंने अभी आपको ये बताया था, इसका संरचना कैसे दिखा देंगे, तो सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड है यहाँ दोनों जगह। यह क्या है, अल्कोहल है, इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह कहेंगे। अभी मैंने बताया भी था, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, ये क्या है, वर्ग अल्कोहल का है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल का कार्बनिक यौगिक। चलिए, तो अब इसके बाद यहाँ पे अगला लेते हैं O, और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका संरचना सूत्र यही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम की बात करें तो ये ईथर के लिए प्रयोग किया जाता है, ईथर समूह के लिए। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका सूत्र कैसे लिखा जाता है, उसका नामकरण कैसे होता है, ये सब बात करेंगे। और ये कार्बनिक यौगिक का हम लोग ईथर के नाम से करेंगे। चलिए, सिंगल बॉन्ड CO, इस तरह से। तो इसका जब संरचना करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CO के बीच। देखो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का यहाँ सजा हुआ है, और कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ऑक्सीजन के बातों कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो 2-2 का साझा यहाँ करना पड़ेगा, तो डबल बॉन्ड लगेगा ना जी। तो ये होता है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। ठीक है, इसे एल्डिहाइड या कीटोन के नाम से, इस वर्ग को एल्डिहाइड या कीटोन वर्ग कहा जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें हमें समझ में आने लगेगी। ठीक है, CHO होगा तो H सिंगल बॉन्ड C, इधर एक बॉन्ड छोड़ेंगे, डबल बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड हम लोग यहाँ छोड़े ना, इधर उधर आपका यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा होता है, यानी कि CH3 C2H5 इस तरह से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे ये किसी ना किसी के साथ यहाँ पर सहयोग कर रहा होगा, ये जुड़ा होगा इसके साथ। जैसे यहाँ CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, इस तरह का एल्किल समूह का कोई यहाँ पर घटक जुड़ा होगा। समझ गए ना, इसलिए ये जो बॉन्ड आप छोड़ रहे हैं इसमें, ये होता है आपका एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, CO देते हैं, और यहाँ जो बॉन्ड दे रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी
एल्कील समूह ले सकते हैं। तो एल्कील समूह को हम लोग R से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने बॉन्ड छोड़ा है, यहाँ पे एल्कील समूह कोई भी ले लेते हैं, ये मैंने R से यहाँ पर सूचित किया है। तो यहाँ जो भी आपको एल्कील समूह लेना होगा वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एल्कील समूह ले लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कीटोनिक समूह हो जाएगा, कीटोनिक समूह, कीटोनिक समूह, ठीक है। और इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्कील समूह हो यहाँ पे जुड़ा हो, और कोई भी समूह हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर में आगे आगे जाएंगे ना हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, COOH जब लगा हो तो ये क्या होता है, इसका C डबल बॉन्ड OH। देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, बातम कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इधर और 2 इसके साथ साझा किया, फिर आगे एक एक यहाँ पे साझा हो गया है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक है। और इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल वर्ग में रखा गया है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल वर्ग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। चलिए इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, 2 और है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर COOR। R यहाँ पे किसको सूचित कर रहा है, एल्कील समूह को सूचित कर रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे O और यहाँ R, और R यहाँ पे कोई भी आपका एल्कील समूह हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एस्टर समूह, ठीक है। और इसको एस्टर ही कहा जाता है, एस्टर वर्ग में। चलिए एक और है आपका NH2 लगा हो, तो इसके बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी नाइट्रोजन के, तो एक इधर एक एक इसके साथ साझा कर लेगा और 2 यहाँ ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो ये जब जुड़ा होगा किसी के साथ तो ये इस समूह को क्या कहा जाता है, एमिनो समूह, ठीक है। और ये वर्ग इसका क्या होगा, एमीन हो जाएगा। तो इन सबको आपको याद रखना होगा, जितना भी मैंने यहाँ पर संरचना बताई है और उसका नाम बताया है ना, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जितना भी ये मैंने सूत्र और नाम इनके बताया, संरचना तो आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सूत्र और नाम ध्यान रखना होगा इसका, ठीक है। सूत्र और नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। समजातीय नाम से ही पता लग रहा है एक ही जाति के, है ना जी। समजातीय श्रेणी क्या होती है पहले देख लेते हैं, यानी कि होमोलोगस सीरीज। क्या होता है होमोलोगस सीरीज, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि समजातीय श्रेणी में, ऐसे लिख देते हैं, समजातीय श्रेणी में किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के अणुओं में या अणुसूत्रों में, ऐसे कर देते हैं, अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मेथेनॉल यानी CH3OH, एथेनॉल, इसका सूत्र होता है C2H5OH। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोपेनॉल यानी कि C3H7OH, ब्यूटेनॉल
यानी इसका हो जाएगा C4H9OH। तो हम लोग देखिए दो क्रमागत में यहाँ पे CH2 का अंतर है, इन दोनों में CH2 का अंतर है, इन दोनों में भी CH2 का अंतर है, ठीक है, इन दोनों में भी CH2 का अंतर है। तो अगर CH2 का अंतर हो रहा है दो क्रमागत यौगिकों के अणुसूत्रों के बीच, तो ध्यान रखना इस तरह की जो श्रेणी होती है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कई सारे यौगिक लिखे हैं, लेकिन दो क्रमागत यौगिकों के बीच में हमें CH2 का अंतर दिख रहा है, इसलिए ये समजातीय श्रेणी होते हैं। समझ गए समजातीय श्रेणी क्या होता है? तो एक काम करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।